अध्याय 3 देख रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा, कैसे आया? सबसे पहले आपको समझना होगा राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का अंग्रेजी मतलब होता है नेशनलिज्म। राष्ट्र मतलब देश, नेशन मतलब देश, और अपने राष्ट्र के प्रति मोहब्बत, प्यार, इखलाक और सब कुछ कर गुजरने का जो एहसास होता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे अगर आप एक प्लम्बर हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, लोगों के पाइप वाइप फिक्स करते हैं, तो आप एक राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रवाद आप में है। देश को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाना, इसके लिए अच्छा सोचना और देश में जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना, इसे राष्ट्रवाद के आप संज्ञा दे सकते हैं। तो अगर हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान स्वतंत्र हो जाए, देश हमारा स्वतंत्र रहे और यहाँ के जो नागरिक हैं वो यहाँ पर एक मिलजुल के रहें और राज करें इस देश पे, तो उनको उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजों को वहां से हटाना होगा। तो अगर राष्ट्रभक्ति होगी तभी उस देश के प्रति प्रेम होगा, और देश के प्रति प्रेम होगा तो हम तब चाहेंगे कि जो विदेशी हैं, या ये कहें कि जो लोग हम पे एक तरीके से आक्रमण करके, एक तरीके से हमारे अंदर कोई भी हमारी चाहे हमारा एजुकेशन उतना अच्छा नहीं था या जो भी जैसा भी था उस जमाने में, लोग आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे और उन्होंने पूरा राज किया, और वो जिस तरीके से हम पे राज कर रहे हैं वो सही नहीं है और वो विदेशी भी हैं। तो उनको किसी तरीके से अपने देश को स्वराज मिले, अपना देश का दर्जा मिले, ये राष्ट्रवाद है। तो ये समझना बहुत जरूरी है इसके लिए। अब हुआ ये कि हमने देखा कि बहुत सारे यूरोप के बारे में हमने बात की, वियतनाम को हमने देखा, जर्मनी, इटली, ये सारे के सारे राष्ट्र बने, नेशंस बने, देश बने। वहां पर एक राष्ट्र के प्रति लगाव था। कैसे राष्ट्र के प्रति लगाव हुआ? आपने देखा कि लोगों ने चिन्ह बनाए, प्रतीक बनाए, गीत गाए, विचार ये इधर उधर गए, और जो समुदाय हैं उन्होंने अपनी सीमाओं को बाकायदा दोबारा परिभाषित किया। यानी कि जो समुदाय बने वो उस राष्ट्रवाद के नाम पे थोड़े, जो किसी से गुस्सा होते थे, हिंसा करते थे, वो लोग भी एक साथ हो गए। यहाँ पर हम अपने देश में भी देखेंगे, बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है किसी भी राष्ट्रीय पहचान को या राष्ट्र के निर्माण की। तो वियतनाम और जो दूसरे उपनिवेश है, यानी कि जो कॉलोनीज है, वहां पर जिस तरीके से आंदोलन हुए, वैसे ही हमारे देश में भी, क्योंकि वो भी उपनिवेश थे, वियतनाम के ऊपर फ्रांस था और हमारे देश के ऊपर अंग्रेज थे, यानी कि यूके था। तो हमारी जो विरोधी तकनीक है या कहें विरोधी आंदोलन है, वो बहुत हद तक एक जैसे थे। क्योंकि होता ये है कि जब हम दो लोग किसी एक आदमी से या किसी एक कहें कि मास्टर से पीड़ित होते हैं, तो वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, या फिर दोनों की एक ही भावना होती, वो दोनों एक आ जाते हैं। उनके अनुभव क्या थे और कैसे, क्योंकि वहां आप देखिए कितने सारे, वियतनाम में कितने सारे लोगों ने काम किया। फाइनली हो चिन मिन साहब आए और हो चिन मिन साहब ने कम्युनिस्ट चीज का गठन किया, लेकिन उसके पहले कितने सारे लोग थे। त्रि आयु महिला का हमने नाम लिया, बाई डाउ, इतने सारे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस पे काम किया। तो हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन जिसने वाकई में थोड़ा अंतर लाया वो थे महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस थी उस समय, आईएनसी जिसे कहते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी ने उसका एक तरीके से नेतृत्व किया और फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। अब इसमें वाकई में लोग साथ आए या उनमें भी कुछ टकराव हुए, ये सब हम इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि जो पहली 20वीं सदी का जो पहला दशक था, यानी कि 20वीं सदी यानी होता है 1900, 21वीं सदी होता है 2000, इस तरीके से गिनते हैं इसको। तो 20वीं सदी का मतलब हुआ था 1900 से 2000 तक, ये आपकी 20वीं सदी होती है। तो इसके पहले दशक की हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1920 और इसके आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर दो तरीके के आंदोलन हम देखेंगे हिंदुस्तान में जो हुए। उसमें एक है असहयोग आंदोलन, थोड़ा सा अंतर है इसमें, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में अंतर पूछा जाता है। एक असहयोग आंदोलन है कि हम आपका सहयोग नहीं करने वाले, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि हम
सविनय मतलब सब लोग, सारे लोग, सविनय कहते हैं ना, सविनय आपसे निवेदन है कि बहुत इज्जत से, सब लोग इज्जत से करेंगे ये। और अवज्ञा मतलब होता है डिसोबीडियंस, यानी हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, सब लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो असहयोग आंदोलन मतलब आपका सहयोग नहीं देने वाले हैं। और सविनय अवज्ञा मतलब होता है कि बहुत इज्जत से, बहुत इखलाक से, बहुत एक ये कहें कि आप आपके इसलिए हम कुछ बुरा नहीं सोचते ना, बुरा करेंगे, लेकिन आपकी बात भी नहीं मानेंगे, अवज्ञा है। तो कैसे ये कांग्रेस का रोल था राष्ट्रीय आंदोलन में, और अलग अलग सामाजिक समूहों जिन्होंने इस पे पार्ट लिया, और कैसे राष्ट्रवाद की कल्पना लोगों में आई, और फिर कैसे राष्ट्रवाद ने इस देश को आगे बढ़ाया और इस देश को एक फ्रीडम दिलवाई। एक चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चित्र बहुत कुछ कहता है। क्या है ये चित्र जो है ना, आप देखिए यहाँ राम भरोसे हिंदू होटल है, ये नाम देखिए आप। इसके अलावा इन सबको देखिए, ये सब के सब मोस्टली सफेद कपड़ों में है और भारी तादाद में है। यानी कि राष्ट्रवाद अपने देश को अंग्रेजों से अलग करने की, अंग्रेजों को बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से अपने देश छोड़ने की इच्छा सब में ऐसी थी। और ये एक चित्र है जैसे, जो ये चित्र बहुत जगह उस समय था, यानी कि ये एक्चुअल में हो रहा था। लोग सड़कों पे आते थे, जुलूस होती थी, बड़ी आम बात थी उस समय। और हम किस समय की बात कर रहे हैं, 1920 से आगे की। अब हुआ ये कि 1919 इसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन है, किसके, जो राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्र बनाने के लिए जो आंदोलन है, उसमें कई समूह शामिल हुए, कई नई संघर्ष की पद्धतियां भी अलग होती है। यानी जैसे आपने ऑमलेट बनाया, मैंने ऑमलेट बनाया, दोनों का तरीका अलग होता है, बनता ऑमलेट ही है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, देश को स्वराज दिलाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो अलग अलग पद्धतियों की बात करेंगे, और खास तौर पे हम महात्मा गांधी जी की जो उन्होंने कार्रवाइयां की, उनके बारे में हम जानेंगे। तो हुआ ये कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, उस समय हुआ ये कि अंग्रेज, यूके भी उस पार्टी था, क्योंकि यूके तो जो इंग्लैंड की बात हम कर रहे हैं, यूरोप में ही तो है, और यूरोप में चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। अब यूके जब उस युद्ध में जा रहा था, या उसमें उसको भाग लेना ही पड़ा, तो वहां पर क्या हुआ कि जो रक्षा व्यय है, यानी कि जो डिफेंस का के लिए जो पैसा खर्च हो रहा था, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तान में भी थे। अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये खर्चा तो हो रहा था, उसके लिए उन्होंने कर्ज लिए, और कर्ज लिए तो फिर अब ये कर्ज कैसे चुकाएंगे। जिस जिस जगह कॉलोनी थी उनकी, वहां से कर उन्होंने बढ़ा दिए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया, आयकर लेना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा। तो युद्ध जब चल रहा था, हिंदुस्तान तो उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं था ना, लेकिन यूके तो इन्वॉल्व था, इंग्लैंड तो इन्वॉल्व था। तो हमारे देश में चीजों की कीमत बढ़ने लगी, क्योंकि हमारे ऊपर राज किसका था, अंग्रेजों का था। 1913 से 1918 के बीच में कीमतें दुगनी हो गई थी। अब लोगों को बड़ी मुश्किल हुई। साथ में इन्होंने क्या किया, क्योंकि अब इनके पास लोग उतने तो थे नहीं कि लड़ाई करने के लिए क्या किया जाए वहां पर। इन्होंने क्या किया, जो ग्रामीण इलाके के बच्चे थे, लोग थे, उनको इन्होंने जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया, यानी कि जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ग्रामीण लोग भी गुस्सा हो गए कि भाई हमारे जो नौजवान हैं, इनको ये जबरन भर्ती कर रहे हैं। अब हुआ ये कि 18-19 मतलब 1918-19 और 20-21 ये जो साल था, इसमें फसल भी खराब हो गई। तो अब खाने के भी लाले पड़ गए, यानी खाद्य पदार्थ का बड़ा अभाव हो गया। अब इसमें जैसे कहते हैं ना कि भाई चेरी ऑन द टॉप, यानी और अगर कहीं कट लगाए तो उसमें नमक लगा दिया जाए। यहाँ पर महामारी फैल गई, फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा आ गया। आप देखें 120 से लेकर 130 लाख लोग मरे 1921 की जनगणना जब की गई। तो ये इतनी दिक्कतें सब हो रही थी इस समय। लोगों ने सोचा कि देखिए युद्ध खत्म हो जाएगा तो कुछ मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसी समय एक नए नेता सामने आए और उन्होंने एक बड़ा नया नायाब तरीका पेश किया, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो है सत्याग्रह। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे देश के लिए तो बहुत बड़ा नाम है। हमारे वो देश के वो तो महात्मा थे और हम देश के पिताजी कहलाते, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। तो जनवरी 1915 में भारत लौटे। उन्होंने
अपनी पढ़ाई की थी बैरिस्टर की यूएस में। उसके बाद वो किसी काम से या किसी उसमें वो जोहानिसबर्ग आए, वहां पर किसी प्रोजेक्ट में वो वहां आए आए अपने इधर अपने दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका में आए तो वहां पर अपार्थेड चल रहा था। अपार्थेड मतलब गोरे जो है बहुत जबरदस्त भेदभाव कर रहे थे कालों के साथ, अश्वेतों के साथ। और काले जो है अश्वेत, वो दक्षिण अफ्रीका में पूरे देखिए पूरे ही अफ्रीका में अश्वेत बहुत ज्यादा है, उनमें जबरदस्त वो हो रहा था। अब यहाँ पर जब गांधी जी आए, अब एक चित्र मैं दिखाता हूँ। ये दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर जो फॉक्स वॉक्स इसको बोलते हैं, वॉक्स ट्रस्ट, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, इससे गुजर रहे हैं। हुआ ये था कि न्यू कैसल से ट्रांसवाल, इसमें एक जुलूस को गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। अब जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, जितने भी और भी लोग थे, ये देखकर वो आ गए इस सत्याग्रह के जो उन्होंने शुरुआत की थी गांधी जी ने। अब सत्याग्रह क्या होता है पहले इसको समझिएगा, मैं इसको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो जन आंदोलन था ना, ये कुछ अलग ही था। और इससे वाकई में गांधी जी ने वहां पर अपार्थेड के नाम पे जो सरकार, वहां की जो गोरे लोग थे, उनसे बाकायदा लोहा लिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी जो सत्याग्रह का उनका विचार था या फिर अहिंसा का विचार था, उस नाम पे वाकई में उनको गोरों को मजबूर कर दिया कि वो कुछ चीजें चेंज करें। सत्याग्रह, सत्याग्रह को मैं समझाता हूं आपको। सत्याग्रह ये दो शब्दों से बना है, सत्य प्लस आग्रह। आग्रह बहुत सुंदर शब्द है, इसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। अब रिक्वेस्ट किस चीज की कर रहे हैं? सत्य की। सत्य की यानी आप लॉ की, कानून की, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और आग्रह कैसे करें? बड़े इज्जत से करें। इसका मतलब यह है कि अगर आप सत्य, आप सही हैं, तो आपको किसी को कुछ मारना पीटना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से कुछ नहीं कहना है। अगर आप सत्य हैं तो आप केवल बहुत इज्जत से बताइए कि मैं सही हूं, आप गलत है। तो किसी से ना तो आपको कोई दमनकारी शत्रु भी है, उसको उसके भी विचार में आ जाएगा, उसका भी जो है मन मस्तिष्क थोड़ा सा झिझड़ेगा कि हाँ ये तो बंदा सही है, हम लोग गलत कर रहे हैं। तो अगर आप किसी को आईना दिखा दें सत्य का, यानी कि आप मांग किसकी कर रहे हैं? सत्य की। तो गांधी जी का ये कहना था, और गांधी जी का कहना तो है ही, बल्कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप सत्य पे हैं, सही है, तो आप जीतेंगे। तो ये जो सत्याग्रह का एक सूत्र था गांधी जी के हिसाब से, या और भी अगर आप देखें तो ये जो सत्याग्रह का सूत्र था, यही लोगों को, भारतीयों को एक सूत्र में पिरो सकता था। तो अब गांधी जी आए भारत। आपको याद होगा कि गांधी जी जब आए थे तो उनके जो यहाँ पर मेंटर थे, उन्होंने कहा था कि देखो, अगर यहाँ पर कुछ आपको वाकई में करना है, समझना है, तो पहले पूरे देश को घूमो, पूरे देश को जानो। तो गांधी जी ने कई जगह पे आंदोलन चलाए। मैं एक एक करके बताता हूं। 1916 में जो चंपारण का इलाका है, बिहार का चंपारण, यहां पर ये गए। और यहां पर जो बागान व्यवस्था थी, वहां पर किसान जो है बागान व्यवस्था में थे, और बड़ी ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बहुत दमन किया जा रहा था इन किसानों का, गरीब किसानों का। तो 1916 में इन्होंने कहा कि आप सत्याग्रह करो, और ये सक्सेसफुल हुए, इनको सक्सेस मिली। फिर 1917 में गुजरात का जो खेड़ा इलाका है, खेड़ा जिला है, खेड़ा जिला था उस समय, वहां पर यह हो रहा था कि फसल खराब हो गई थी और प्लेग की महामारी फैल गई थी। तो किसान जो है कर नहीं चुका पा रहे थे, या फिर वो इस हालत में नहीं थे। वे ये चाहते थे, किसान चाहते थे कि हमें थोड़ा सा ढील दे दी जाए लगान में, क्योंकि हमारे ये सब दिक्कतें आ गई हैं। 1917 की बात है ये। लेकिन अब जो अधिकारी थे उन्होंने माना नहीं। तो इन्होंने, इन साहब लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में या उनके इन्फ्लुएंस में ये सत्याग्रह किया, और ये सक्सेसफुल भी हुए, इनको सफलता मिली। उसके बाद 1918, देखिए एक एक साल में बता रहा हूं, 16, 17, 18 साल में 1918 में जो अहमदाबाद की बात कर रहा हूं मैं, अहमदाबाद, यहां पर गांधी जी जो सूती कपड़ा कारखाना है, उसमें जो मजदूर है, उनकी जो दिक्कतें थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि आप सत्याग्रह करें। तो यहाँ तीनों जगह ही सत्याग्रह करने पर उनको सफलता मिली, गांधी जी को सफलता मिली, और एक मान्यता भी मिल गई कि हाँ, ये एक
बंदा है जो हमें लोगों को भी ये अंदर आ गया कि देखिए इसने इन्होंने 3 सालों में इतनी बड़ी सफलता पाई है अपने एक विचार से। नॉवल विचार था, नया विचार था, सत्याग्रह। अब हुआ ये कि 1919, ये देखिए 16, 17, 18, अब 1919, अब अगले ही साल एक रॉलेट एक्ट पास हुआ। अब रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था, रॉलेट साहब थे उसके जो मेन थे, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया था रॉलेट एक्ट। यह कानून इस तरीके से था कि अगर कोई भी राजनीतिक गतिविधि चल रही है तो जो सरकार है, खासतौर पे जो जिनकी बात कर रहे हैं, गोरे लोग जो थे यानी अंग्रेजी सरकार, वो इन पॉलिटिकल जो भी गतिविधियां या प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको वो कुचल सकते थे। रॉलेट एक्ट में ये कहा गया था। और अगर उन्होंने कोई कैदी ले लिया इस नाम पे तो 2 साल तक बगैर कोई मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद रख सकते हैं। यानी कि कोई राजनीतिज्ञ है, मान लीजिए कोई एक नाम ले लेता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे गांधी जी हो गए या फिर आप कोई भी नाम ले लीजिए, नेहरू जी हो गए, तो इन साहब को ले ये लोग पकड़ सकते थे और 2 साल तक जेल में बंद कर सकते थे बगैर मुकदमा चलाए। ये रॉलेट एक्ट था। तो अब ये तो ऐसी चीज थी जिसके खिलाफ जाना ही था। तो 1919 में गांधी जी ने ये जो राष्ट्रव्यापी, अब क्योंकि ये तो रॉलेट एक्ट पूरे देश के लिए था, तो इस आंदोलन को सत्याग्रह आंदोलन के नाम पे चलाने की बात की कि हम इसका विरोध करेंगे। अब इसके लिए बड़ा उनका बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर साहब थे साहब महात्मा गांधी जी। उन्होंने कहा देखो ये जो भी होगा ना, हिंसा नहीं होगी, अहिंसक ढंग से होगा। यानी कि कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई पैर नहीं उठाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर आप पे डंडे पड़ते हैं तो आप सह लीजिए। तो आप वो ये चाहते थे कि नागरिक अवज्ञा चाहते थे, अहिंसक ढंग से। अवज्ञा मतलब होता है आपकी बात मैं ना मानूं, उसे अवज्ञा कहते हैं। तो ये 6 अप्रैल को शुरू होनी थी हड़ताल, यानी कि स्ट्राइक जो है 6 अप्रैल को शुरू होनी थी। तो रैली जुलूस सब कुछ होने लगा। लोग जो है मतलब खासतौर पर रेलवे वाले, रेलवे वर्कशॉप कामगार ने वो स्ट्राइक पे चले गए, दुकानें बंद हो गई। और इसको ये देखा इन्होंने, अंग्रेजों ने, कि अगर ये जो जन उभार हो रहा है इससे हमारे रेलवे तो खैर लोग स्ट्राइक पे चले ही गए, और टेलीग्राफ जैसी हमारी जो संचार की सुविधाएं हैं ये तो खराब कर देंगे। अगर ये लोग हड़ताल पे चले गए तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्होंने राष्ट्रवादियों के लिए दमन शुरू कर दिया। दमन कैसे कर लिया? सबसे पहले तो अमृतसर में बहुत सारे जो वहां के लोकल नेता थे उनको पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया। गांधी जी को बिल्कुल पाबंदी लगा दी कि आप दिल्ली में नहीं घुस सकते। हुआ ये कि 10 अप्रैल पे, 6 अप्रैल से ये हड़ताल शुरू हो रही थी, 10 अप्रैल को क्या हुआ कि अमृतसर में बहुत शांतिपूर्ण, बिल्कुल अहिंसक जुलूस चल रहा था। इन पे इन्होंने गोली चला दी अंग्रेजों ने। उसके बाद हुआ क्या, जब आप किसी पे गोली चलाएंगे तो क्या होगा? लोगों ने बैंक, डाकखाना, रेलवे स्टेशन, इस पे हमला किया। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डायर को कमान दे दी। अमृतसर में जनरल डायर की एक मैं अभी हिंसक घटना बताऊंगा आपको। तो मार्शल लॉ आप इस तरीके से समझिए कि ऐसा लॉ था जिसमें लोग जुट नहीं सकते, कहीं जमा नहीं हो सकते। इसको इस तरीके से समझिए। अब आया वो मनहूस दिन 13 अप्रैल का, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसमें देखिए कि ये जो इलाका था, जो जलियांवाला बाग है, वो इस तरीके का है, केवल एक एंट्री है इसकी। अब इसमें क्या हुआ, बैसाखी थी तो कई लोग बैसाखी मनाने आए थे। कई लोग जो है ये जो रॉलेट एक्ट था, ये जो कानून था, इसका विरोध करने आए थे। अब जो इतने सारे लोग आ गए थे, अब यहाँ पर अंग्रेजों ने पहले मार्शल लॉ लगा दिया था कि देखो आप लोग जुट सकते नहीं यहाँ पे, लेकिन लोग आ गए थे। अब वहां संचार व्यवस्था कोई व्हाट्सएप या फेसबुक या ऐसा कुछ था तो नहीं कि लोगों को सबको पता चल जाए कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। तो लोग आ गए, डायर साहब एंटर हुए, उन्होंने सारे दरवाजे बंद किए और धुंधाधुंध गोली चलाई और बहुत सारे लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। अब आप सोचें कि इतने सारे बेचारे गरीब, बच्चे, औरतें सब मारे गए। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये हम इसलिए कर रहे, हम इसलिए किया कि लोगों में दहशत आ जाए, लोगों में ऐसा आ जाए कि वो अगली बार ना तो जुटे और ना हमारे खिलाफ कुछ बोले। अब होना ये था, मतलब ये चीज हो तो गई थी, धीरे 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 ये खबर जो है ये आगे पहुंची कि जलियांवाला बाग में इन्होंने ये काम कर दिया, अंग्रेजों ने इस तरीके से लोगों को अंधाधुंध मार दिया है। तो हड़ताल होने लगी, लोग सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। अब सरकार ने क्या किया, ने किया क्या, यही काम किया कि उन्होंने कुचला इन कार्रवाइयों को। अब आप देखें इस तरीके से अपमानित किया गया कि नाक रगड़ रहे हैं लोग, सड़क पर घिसट के चल रहे हैं। जनरल डायर के हुक्म पे एक जो सिपाही है, घिसटते हुए आदमी जा रहे हैं, ये हिंदुस्तानी है। आप देखें,
कि साहिबों को सलाम मारना है, कोड़े मारो, और बल्कि उन्होंने तो गुजरांवाला पंजाब पर बम भी बरसा दी। जब ये चीज गांधी जी ने देखी, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया कि अब ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हिंदुस्तानियों का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये देखिएगा कि रॉलेट एक्ट एक बड़ा आंदोलन तो था, लेकिन ये केवल जो शहर है, जैसे अमृतसर की हमने बात की, शहर और कस्बों तक था। लेकिन महात्मा गांधी जी चाहते थे कि अगर ऐसा कोई आंदोलन हो तो वो उसका जनाधार हो, यानी कि देश का हर व्यक्ति इसमें सहयोग करे। अब हमारे देश में क्या हुआ है कि हिंदू मुस्लिम का एक काफी भेद रहता है ना। इसको वो पॉलिटिशियंस भी बहुत भुनाते हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम सब आपस में मोहब्बत से रहना चाहते हैं। ये बिल्कुल बनी बात है, एवरीवन, आप किसी से भी पूछ लीजिए, लेकिन इसको भुनाना चाहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम को साथ कैसे लाया जाए, यानी कि हिंदू तो थे, मुसलमानों को साथ कैसे लाया जाए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि उनको लगे कि हाँ, इस देश में उनका एक वो है, उनका देश है और सब मिलके काम करें। तो इसके लिए एक वहां पर एक चीज हो रही थी, कहा, विश्व युद्ध में। विश्व युद्ध में क्या हुआ कि ऑटोमन ऑटोमन साम्राज्य, आपको याद होगा, बाल्कन जो क्षेत्र था, वहां पर ऑटोमन जो साम्राज्य था उसका बोलबाला था। तो ऑटोमन बेसिकली टर्क्स थे, वो तुर्की वाले थे। तो ऑटोमन जो है उनकी हार हो चुकी थी। अब ये था कि ये जो ऑटोमन साम्राज्य, यानी कि जो ऑटोमन सम्राट का जो खलीफा है, इस्लामिक विश्व के जो आध्यात्मिक निकाय जो खलीफा है, अब जब ये ऑटोमन तुर्की जब इसकी हार हो गई, यानी कि अब क्या होगा कि बाकी जो लोग हैं, जैसे जर्मनी पे लगाया गया था, ऐसे ही खलीफा जो है इन पे जबरदस्त, इन पे सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। मतलब इनके ऊपर बहुत जबरदस्त कुछ चीजें होने वाली है। अब जब ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की के खलीफा पे ये होने वाला है, तो हुआ ये कि बंबई में 1919 मार्च में इस खिलाफत समिति एक बनी। जो खलीफा है, फिर से समझिएगा, जो खलीफा है, क्योंकि इस ऑटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी, तो जो खलीफा है इसके खिलाफ बहुत सारी एक तरीके से वो डालने वाला, मतलब प्रेशर डालने वाला था इन पे, इनकी बहुत सारी चीजें खत्म होने वाली थी। तो इसके लिए 1919 में बंबई में खिलाफत समिति बनाई गई। किसने बनाई? इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली साहब थे, और उन्होंने कहा कि हमको एज ए नेशन, मतलब हिंदुस्तान, हमको ये जो इनके ऊपर होने वाला खलीफा, उसके लिए हमको खिलाफत करनी है कि ऐसा ना हो उन पे। तो खिलाफत आंदोलन इन्होंने शुरू किया। अब गांधी जी को एक बात समझ में आई कि देखो, अगर ये खिलाफत, हम अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो मुसलमान सब हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि हम तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य उसके लिए बोल रहे हैं कि हाँ, इन पे ये संधि, इनके ऊपर कोई वो मत करिए, मतलब जो देश जीते हैं वो कुछ ज्यादा इन पे वो न डाल दे, जैसे जर्मनी पे हुआ था। तो ये खिलाफत आंदोलन हो गया। और उसके अलावा जो स्वराज है, वो तो सभी के लिए है ही, स्वराज, इसमें हिंदू मुस्लिम सब है, लेकिन ये मुस्लिम के लिए हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो तब गांधी जी का ये सोच थी कि अगर ये दोनों चीज हो गई तो हिंदू मुस्लिम सारे के सारे एक साथ मिलकर काम करेंगे। ओके, ये चीज हुई। इस तरीके से उन्होंने सोचा गांधी जी ने कि खिलाफत के साथ साथ स्वराज, ये मतलब हम खिलाफत का भी वो करेंगे, मतलब खिलाफत समिति जो बनी है उसका भी साथ देंगे। तो कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें गांधी जी ने बाकी सबको, दूसरे नेताओं को सितंबर 1920 में राजी कर लिया कि हम खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे। जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है वहां पर ऑटोमन साम्राज्य तुर्की के खलीफा के लिए, और जो स्वराज हमारे देश के लिए, वो दोनों चीजें हम मिला के चलेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। अब बात होती है कि असहयोग ही क्यों? ये गांधी जी की एक प्रसिद्ध बुक है, किताब है, हिंद स्वराज। इसमें उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जैसे वियतनाम में फ्रांस कैसे काम कर रहा था, उसमें उसने वियतनामी लोगों को लिया एज ए लेबर। ऐसे हिंदुस्तान में अंग्रेज कैसे राज कर रहे हैं, वो अकेले तो नहीं कर सकते। उन्होंने हिंदुस्तानियों को लेबर एज ए ऑफिसर सब कुछ नियुक्त तो किया था ना। तो अगर ये सब जो लोग हैं जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो ये काम करना बंद कर दें, अगर वो असहयोग करें, असहयोग मतलब मैं आपका सहयोग नहीं कर रहा, तो अगर वो असहयोग अगर करने लगे तो अंग्रेज काम कैसे करेंगे? उनका तो वैसे ही शासन ढह जाएगा। इसीलिए असहयोग का रास्ता लिया गया। अब असहयोग का जो विचार था, ये आंदोलन कैसे बने?
तो गांधी जी ने कहा ये ना स्टेप वाइज करना पड़ेगा, चरणबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा कि जितनी भी पदवियां सरकार ने दी है, जो भी अवार्ड दिए हैं, वो सब वापस किए जाएं। और उसके अलावा जो सरकारी नौकरियां हैं जैसे सेना, पुलिस, अदालत, विधायी जो परिषद है, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा, सबको बहिष्कार करना पड़ेगा, यानी कि उन चीजों को ना यूज करें। अगर बाई चांस ये होने ही वाला है कि सरकार जब दमन करेगी, क्योंकि तो सरकार दमन करेगी जब आप ये सब करोगे, बहिष्कार करोगे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस हमको करना पड़ेगा। तो 1920 में ये जो खिलाफत आंदोलन वाले जो शौकत साहब थे और गांधी जी, ये पूरे देश में घूमे ताकि उनको समर्थन मिले इन चीजों का। अब कांग्रेस के लोग बड़े इसमें सशंकित, बहुत शंका थी उनको इस चीज में, क्योंकि हो यह रहा था कि नवंबर 1920 में जो विधायी परिषद है उसके चुनाव होने वाले थे। अब वो इसका बहिष्कार करने से, इसमें पार्ट ना लेने से बड़े हिचकिचा रहे थे। उनको ये डर था कि अगर लोग हिंसा करेंगे तो, क्योंकि कांग्रेस में बड़ी बड़ी खींचतान चल रही थी, लेकिन गांधी जी तो गांधी जी थे। उन्होंने जो 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ उसमें समझौता हुआ और सब ने असहयोग कार्यक्रम, ये जो असहयोग होना है पूरे देशव्यापी, इस पर स्वीकृति लगा दी। तो आंदोलन किस तरह चला, क्या बढ़ा, इसको हम देखेंगे। अब एक इसका चित्र मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये विदेशी कपड़ों का बहिष्कार यानी विदेशी कपड़ों को का इस्तेमाल नहीं करना, जुलाई 1922 का चित्र है। तो ऐसे ही इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।